डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका को भारत का सीधा जवाब, कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता नहीं मंजूर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, जीत का दावा करना पाकिस्तान की पुरानी आदत। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। सीज फायर की घोषणा पर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे सैनिकों के बीच। विपक्ष ने दोहराई संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। इंडिया एज अ नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब ने ली 17 लोगों की जान। कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का। 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। मध्य पूर्व के 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। सीजीआई पद से रिटायर हुए जस्टिस संजीव खन्ना बोले, रिटायरमेंट के बाद नहीं लूंगा कोई पद। जस्टिस गवाई होंगे देश के अगले सीजीआई, कल लेंगे शपथ। शिवसेना यूबीटी ने की ऑपरेशन सिंदूर रोकने के फैसले की निंदा, कहा बड़ा मौका गंवाया। 15 मई को बिहार दौरे पर जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। दरभंगा से शुरू करेंगे न्याय संवाद यात्रा। आरक्षण, शिक्षा और युवाओं के मुद्दों पर रहेगा फोकस। कन्हैया कुमार संभालेंगे कमान। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी किए ढेर। शोपियां के थे तीनों आतंकी। शाम 4:30 बजे तक चली मुठभेड़। आपदाओं के कारण 2024 में भारत में 54 लाख लोगों का हुआ विस्थापन। 12 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा। असम, त्रिपुरा, ओडिशा और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित। जेनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC की रिपोर्ट में खुलासा। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर को लेकर दिए बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई मामलों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने माना कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य संघर्ष के दौरान भारत लगातार अमेरिका के संपर्क में जरूर था, लेकिन इस दौरान ट्रेड यानी व्यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। जायसवाल ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को विराम देने या मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोके जाने का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में संघर्ष विराम को पाकिस्तान की जीत के तौर पर बताया। इसके जवाब में रणधीर जायसवाल का कहना था, हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सैन्य संघर्ष रुकने के बाद जम्मू कश्मीर में जनजीवन सामान्य होने लगा है। मंगलवार को श्रीनगर और नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों को छोड़कर सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कक्षाएं फिर से शुरू हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे और जवानों से उन्होंने बातचीत की। वहीं विपक्ष की ओर से पहलगाम हमले के बाद से लेकर अब तक के घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। पूरी जानकारी दे रही हैं अंशिता। सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर के बाद सामान्य हो रहे हालात के बीच जम्मू कश्मीर सरकार नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव के उन लोगों की वापसी के लिए विशेष इंतजाम कर रही है जिन्हें संघर्ष के दौरान विस्थापित होकर अस्थायी शिविरों में जाना पड़ा था। 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के दौरान इन सीमावर्ती गांवों में गोलीबारी हो रही थी, जिसकी वजह से इन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए सोमवार को राजौरी और पुंछ का दौरा किया। अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान जरूर हुआ है। मकानों में, दुकानों में, एक हमारे मदरसे में। अब डीसी साहिबा हमारे साथ हैं। डैमेज असेसमेंट जो है आज या कल में वो मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमें इनको
मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा, वो हम कर लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आदमपुर के एयरफोर्स बेस का दौरा किया और सेना के जवानों के साथ समय बिताया। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और रक्षा सचिव आर.के. सिंह शामिल हुए। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 मई को विदेशी मामलों पर संसद की स्थायी समिति को जानकारी देंगे। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर हैं। इन सब के अलावा विपक्षी दल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीजफायर की घोषणा और उसमें अमेरिका की भूमिका पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, ये उनका व्यू है। मुझे ऐसा लगता है पार्लियामेंट या सदन इस देश का प्रतिबिंब है। इस देश के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। इस देश के लोगों को जवाब मिलना चाहिए और वो जवाब सिर्फ और सिर्फ सदन में मिल सकता है। जब 62 में जवाहरलाल नेहरू जी सदन बुला सकते हैं, सत्र बुला सकते हैं, अटल जी के कहने पर बुला सकते हैं, या उनको लगा कि डेमोक्रेसी में उनकी जिम्मेदारी है ऐसा करना, तो अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आते नहीं है। 2 बार मीटिंग हो गई। ऑल पार्टी मीटिंग में कहा जाता है वहां पर परमिशन नहीं थी, बाद में पता चलता है वो बात गलत कही गई थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। भारत का सदन सर्वोच्च है और वहां पर इसकी चर्चा जरूरी है। हम मांग करते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए। सरकार कुछ बातों पर और नेशनल सिक्योरिटी पे आपसे कोई सवाल नहीं वहां पर पूछ रहा है। कौन, ये कोई बेवकूफ तो बैठे नहीं है सदन में। सदन में जो लोग हैं वो लोगों के प्रतिनिधि हैं और वो जानना चाहते हैं कि सुरक्षा पे हमने क्या कार्रवाई करी और उसका क्या नतीजा हुआ। सीपीआई नेता डी राजा का भी कहना है कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब सरकार की ओर से नहीं दिए गए हैं और इन सब के लिए संसद का सत्र जरूर बुलाया जाना चाहिए। इंडिया एज अ नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड in the fight against terrorism. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीते शनिवार अचानक हुए संघर्ष विराम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, खासकर अमेरिका की भूमिका को लेकर। ये सवाल इसलिए गंभीर हैं क्योंकि इनकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा इलाके में सोमवार देर रात जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की जान चली गई। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पूरी जानकारी दे रही हैं आंचल। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जहरीली शराब से आसपास के कम से कम 5 गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। पुलिस ने मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने बताया, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी कल। हमें रात को पता लगा कि जो लोगों ने कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। लापरवाही बरतने के आरोप में कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजीठा में पीड़ितों के गांव का दौरा किया और इस घटना को न सिर्फ मौत बल्कि हत्या बताया। दुखदायक घटना घटी जहरीली शराब पीण नाल हुण तक जो साडे कोल रिपोर्ट 17 ਦੇ करीब अणहोईयां मौतां होईयां। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ इस पिंड दियां घटो घट। भगवंत मान कह रहे थे कि ये बहुत ही दुखद घटना है। ये मौत नहीं बल्कि हत्या है
हमारी पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन लोगों ने ये जहरीली शराब बनाई, सप्लाई की और बेची। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जांच में पता चला है कि इस रैकेट का लिंक दिल्ली तक जुड़ा है। हमारी टीमें दिल्ली भी गई हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। वहीं विपक्षी दल अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्ष का कहना है कि पंजाब सरकार पिछले 70 दिनों से नशा विरोधी अभियान चला रही है और लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को सऊदी अरब पहुंचे। यहां उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ट्रंप सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की 4 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बड़ी डिप्लोमेटिक यात्रा है। क्या है ट्रंप की इस यात्रा के मायने, बता रही हैं आराधना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब पहुंच गए हैं। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान ट्रंप सऊदी अरब के अलावा कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब दौरे में राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी युवराज के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम, गजा युद्ध को समाप्त कराने और तेल की कीमतों समेत कई अन्य मुद्दों पर बात कर सकते हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के इन देशों के साथ हथियारों से जुड़े बड़े समझौते भी कर सकते हैं। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इन हथियार सौदों की कीमत $1 ट्रिलियन तक हो सकती है। साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में जारी तनाव पर भी इन देशों के साथ ट्रंप की बातचीत हो सकती है। मध्य पूर्व की यात्रा पर रवाना होने से पहले ट्रंप ने ये संकेत भी दिए थे कि सीरिया पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील देने का फैसला किया जा सकता है। खबर है कि सऊदी अरब अमेरिका से $100 अरब से अधिक के अमेरिकी हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण खरीदने का सौदा कर सकता है। अमेरिका सऊदी अरब को लंबे समय से हथियारों की आपूर्ति करता रहा है, लेकिन 2021 में बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब को हथियार बेचना बंद कर दिया था। बाइडेन प्रशासन ने उस दौरान यमन में सऊदी अरब की भूमिका को लेकर चिंता जताते हुए हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी थी। हालांकि पिछले साल बाइडेन प्रशासन ने हथियारों की बिक्री फिर से ये कहते हुए शुरू कर दी थी कि सऊदी अरब ने यमन पर बमबारी बंद कर दी है। ट्रंप की यात्रा के दौरान कतर की सरकार उन्हें लग्जरी विमान गिफ्ट के तौर पर देने वाली है, जिसे अब तक दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे महंगा तोहफा बताया जा रहा है। इस लग्जरी विमान की कीमत $400 मिलियन यानी करीब 3400 करोड़ रुपए है। हालांकि विमान को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने में काफी समय लग सकता है। क्लियरेंस मिलने के बावजूद ट्रंप अपने कार्यकाल की समाप्ति से कुछ पहले ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं आंचल। बीसीसीआई की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 17 मई से आईपीएल के बचे मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही अपने खिलाड़ियों को भेजने के लिए विदेशी बोर्ड पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। हालांकि भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के कारण अभी भी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, इसलिए खिलाड़ी भी भारत लौटने को लेकर आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई के अधिकारियों ने आईपीएल सीईओ हेमांग अमीन से कहा है कि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से खुद बात करके सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करें। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के कारण 9 मई को लीग स्थगित कर दी गई थी। हालांकि इसके एक दिन बाद ही युद्ध विराम का ऐलान हो गया, जिसके बाद फिर से आईपीएल शुरू करने की तैयारी हुई। लेकिन अधिकांश विदेशी खिलाड़ी अपने देश वापस लौट गए थे। ऐसे में अब उन्हें वापस बुलाने की कोशिश हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साफ कह दिया गया है कि खिलाड़ी भारत लौटेंगे या नहीं, ये वो तय नहीं करेगा। जिस खिलाड़ी को भारत जाकर बचे हुए मुकाबले खेलने हैं, उस पर फैसला खिलाड़ी ही करेगा। हम कोई दबाव नहीं बनाएंगे। वैसे बीसीसीआई की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अधिकांश खिलाड़ी वापस लौटने को तैयार हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी दूसरे कारणों से वापस नहीं लौटना चाहते। पंजाब किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई हरफन मौला, मार्कस स्टोइनिस और जोश इंग्लिश के लौटने की उम्मीद कम है। हालांकि मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जेवियर बार्टलेट, आरोन हार्डी, अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई और दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसिन लौट सकते हैं।
इसी तरह से दूसरी टीमों में भी अधिकांश खिलाड़ी वापस लौटने को तैयार हैं। इस बीच बीसीसीआई की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि पंजाब और दिल्ली के बीच जो मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा था और पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के चलते रोक दिया गया, वो मुकाबला अब रद्द माना जाएगा। पंजाब को उम्मीद थी कि मुकाबला जहां पर रोका गया वहीं से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि जब मुकाबला रोका गया तो पंजाब ने पहले खेलते हुए 10 ओवर 2 गेंद पर 1 विकेट खोकर 122 रन बना लिए थे। पंजाब की स्थिति मजबूत दिख रही थी, लेकिन अब पंजाब को इस मुकाबले से एक ही अंक मिल पाया है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। खेल की खबरें सुना रही थी आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट। आज कॉमेडी की दुनिया बदल गई है, उसके किरदार बदल गए हैं और अंदाज से लेकर स्तर तक सब कुछ बदल गया है। ऐसे में ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने को याद कीजिए तो कॉमेडी के कुछ ऐसे किरदार याद आएंगे जो बेहद सरल, सहज और संवेदनशील तरीके से लोगों को हंसाते थे। उन्हीं में से एक किरदार थे असित सेन। असित सेन एक बेहद सफल फिल्मकार भी थे और अपने खास अंदाज के अभिनय के लिए जाने जाते थे। असित सेन को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। वो ज़माना और ही था जब कॉमेडी की कुछ अलग परिभाषा थी। लोगों को भी जॉनी वॉकर, असित सेन, महमूद, देवेन वर्मा, मुकरी, जगदीप, असरानी जैसे कॉमेडियन की हरकतों पर हंसी आ भी जाती थी। तब कॉमेडियन हर फिल्म के ज़रूरी किरदारों में होते थे और उनकी भूमिका फिल्म के गंभीर और थ्रिल से भरे कथानक में एक हल्का फुल्का ब्रेक देने का काम करती थी। ये कॉमेडियन हीरो के दोस्त भी होते थे और मददगार भी, और कहीं न कहीं फिल्म के कथानक के एक अहम किरदार भी। लेकिन आज कम से कम फिल्मों में यह किरदार बदल गया है। अब हीरो में ही कॉमेडियन भी होता है, एक्शन हीरो भी और कई बार एंटी हीरो भी, यानी किसी ऑलराउंडर क्रिकेटर की तरह हरफन मौला। कॉमेडी के स्तर की बात तो पूछिए ही मत। लेकिन आज हम कॉमेडी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर के एक अनोखे कॉमेडियन और बाद में कई बेहतरीन फिल्मों के निर्देशक रहे असित सेन 13 मई 1917 को गोरखपुर में पैदा हुए थे। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बर्दवान के रहने वाले उनके पिता गोरखपुर काम के सिलसिले में आए थे। कभी बिजली का सामान बेचने का काम करते तो कभी रेडियो और ग्रामोफोन की दुकान चलाते। असित सेन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। फोटोग्राफी का शौक था। जगह जगह कई समारोहों के लिए वह फोटोग्राफी करते और गोरखपुर में ही उन्होंने एक फोटो स्टूडियो भी खोला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान संकट के बादल छाए और स्टूडियो बंद करना पड़ा। रोजी रोटी का संकट और फोटोग्राफी का जुनून उन्हें मुंबई ले आया। अपनी थुलथुली कद काठी, स्लो डायलॉग डिलीवरी और फोटोग्राफी में गहरी दृष्टि की वजह से उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। करीब 250 हिंदी और बांग्ला फिल्मों में काम किया। जब वे मुंबई पहुंचे तो नितिन बोस के न्यू थिएटर में काम करना शुरू किया और स्टेज पर अपनी अदाकारी की वजह से मशहूर होने लगे। हालांकि पारिवारिक संकट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें वापस गोरखपुर लौटना पड़ा, लेकिन बाद में कोलकाता चले गए और बिमल राय ने उन्हें अपने साथ बतौर असिस्टेंट रख लिया। फिल्मों में छोटे मोटे काम भी करने लगे। उनकी सबसे पहली फिल्म हमराही थी, जिसमें बहुत ही छोटी सी भूमिका उन्हें मिली थी। 1956 तक असित सेन बिमल दा के असिस्टेंट बने रहे। 1953 में आई 2 बीघा ज़मीन में बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और 53 में रिलीज हुई परिणीता, 54 में विराज बहू और 55 में आई फिल्म देवदास में उन्हें बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर क्रेडिट दिया गया। 1956 में बिमल दा ने असित सेन को अपनी ही फिल्म कंपनी बिमल राय प्रोडक्शंस के बैनर में फिल्म परिवार के डायरेक्शन का मौका दिया। इसके बाद असित सेन ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। 1961 में आई फिल्म 20 साल बाद ने उन्हें इसी स्टाइल की वजह से बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो गोपी चंद जासूस के नाम से मशहूर हो गए। चांद और सूरज, भूत बंगला, नौनिहाल, ब्रह्मचारी, यकीन, आराधना, प्यार का मौसम, पूरब और पश्चिम, दुश्मन, मंझली दीदी, बुढ़ा मिल गया, मेरा गांव मेरा देश, आनंद, दूर का राही, अमर प्रेम, बॉम्बे टू गोवा, बालिका वधू समेत करीब 250 फिल्मों में उन्होंने काम किया। 18 सितंबर 1993 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कॉमेडी जगत में आज भी असित सेन अपनी खास शैली और
अंदाज की वजह से याद किए जाते हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज़ सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।